हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में आरएसएम एसएसबी में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उन्हें सिलेक्शन के बाद और डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है जिसको नाम दिया जाता है चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र। साथियों, इसको भरने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश है और किस प्रकार से ये भरना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आवश्यकता पड़ती है, तो पूरा फॉर्म आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे कैसे भरना है। उसके साथ ही साथ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वह 100 रुपये का है। कितना शुल्क है? 100 रुपये, जो कि भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में दिया जाता है। साथियों, आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार का काट छांट ना करें। आवेदन को शुद्ध अपने हाथों से भरें। जहाँ पर अंक दिए गए वहाँ पर अंक भरें। जहाँ पर कॉलम में टिक करना है, हाँ लिखना है, वहाँ हाँ लिखें, और जहाँ नहीं है वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं। साथियों, मेरे शैक्षिक योग्यता, नवीनतम साइज का फोटो, सारी की सारी चीज़ें प्रपत्र में सही सही से भरें। किसी भी तरह की कोई काट छांट का ना करें और काट छांट या अपूर्ण आवेदन आपका निरस्त कर दिया जाएगा, जो कि फाइनल सिलेक्शन में आपके लिए रोड़ा बन सकता है। तो मेरे साथियों, इसके दिशा निर्देश की बात करें तो साथ ही दिशा निर्देश में आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका आवेदन पत्र है वो पूर्ण रूपेण भरा हो, और साथियों मेरे साथ साथ इसकी एक कॉपी करवा लें। आवेदन पत्र भरने के बाद कॉपी कराएं और उस कॉपी को भी अपने पास रखें। प्रमाण पत्र जो आवश्यक है उन प्रमाण पत्र में समस्त आवश्यक व वांछनीय प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियां, जिसमें शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु एज, आचरण कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जाति कास्ट सर्टिफिकेट, निःशक्तता वैवाहिक स्थिति मैरिटल सर्टिफिकेट, या इसके अलावा आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो वो स्पोर्ट्स कोटे से हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रमाण पत्र इत्यादि इस आवेदन पत्र के साथ भेजने होते हैं। इस विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजना है, अन्यथा अभ्यर्थियों की नियुक्ति का पात्र पद या वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा। साथियों, सबसे पहली चीज आती है योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। तो आपको अपनी शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता की अंक तालिकाओं के साथ साथ प्रमाण पत्रों उपाधियों की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपियां भेजनी है। यदि किसी परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की है कि उपाधि प्राप्त नहीं हो तो संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल प्रमाण पत्र साथ में अटैच करना है। साथियों, मेरे इसमें एक नोट है कि यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और उसके अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या होने वाला है तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करें तथा संस्था प्रदान से प्रपत्र 3 प्रमाणित करवाकर उसको साथ में अटैच करें। आयु का प्रमाण पत्र। साथियों, मेरे आयु का प्रमाण पत्र जो होता है वह आपकी 10वीं की और 12वीं की जो मार्कशीट है उसके साथ आपका सर्टिफिकेट आता है। वह सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अंकित होती है वह आपकी आयु का प्रमाण पत्र होता है। साधारणतः बोर्ड, हाई स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र में दी हुई जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है। अतः आवेदक को जो भी कैंडिडेट है उसको संलग्न क्या करना है? संलग्न करना है जो 10वीं की या 12वीं का जो प्रमाण पत्र है वह। और यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं, यानी कि यदि आप निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के हैं और यह आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो विज्ञापन में दिए गए आयु संबंधी जिस उपलब्धि के अंतर्गत छूट चाहते हैं उस आशय का यथा राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्य व्यक्ति आदि का स्पष्ट प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ भेजें। इसके अभाव में आयु सीमा में छूट के प्रावधान का लाभ नहीं दिया जा सकता।
आयु संबंधी सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम है आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं। किसी पद या परीक्षा विशेष के अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, जिसे संबंध विस्तृत विज्ञप्ति में देख सकते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें आयु संबंधी छूट के प्रावधान दिए जाते हैं। किसी वर्ग विशेष में निर्धारित छूट उस वर्ग विशेष के लिए रिक्त में आरक्षित पद विद्यमान होने पर ही प्रदान किए जाएंगे। यदि किसी पद में महिला वर्ग के लिए रिक्तियां नहीं है, खालिस्तान नहीं है, तो उसे केवल उस पद या वर्ग के लिए निर्धारित सामान्य छूट ही प्रदान की जाएगी, अर्थात उसे उस वर्ग में पुरुष को दे छूट के अनुरूप ही छूट दी जाएगी। आयु की गणना विज्ञप्ति के अनुसार होगी। विज्ञप्ति में जो आवेदन के समय या अगले वर्ष 1 जनवरी से की जाएगी। साथियों मेरे, इसके अलावा अभ्यर्थी जो है उनको आचरण संबंधी प्रमाण पत्र देना होता है। अभ्यर्थी आवश्यकता अनुसार अंतिम शिक्षण संस्थान के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें। क्या? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आचरण संबंधी प्रमाण पत्र अत्यंत आवश्यक है। स्थायी राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र, जो कि परमानेंट एम्प्लॉई है, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसके बदले में स्थायी राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र, जो कि उसके सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, उसको भेजना है उसे। इसके बाद जो चौथी चीज आती है वो आती है जाति प्रमाण पत्र। साथियों, आवेदक को अपनी जाति का प्रमाण पत्र भेजना है। राजस्थान की किसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के हो, उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र की प्राप्ति अंतिम दिनांक के पूर्व और नवीनतम जारी हो, अन्यथा अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञप्ति पदों हेतु दे नहीं होगा। जो प्रमाण पत्र है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, इनके द्वारा जारी होना चाहिए। इसके अलावा चीफ प्रीडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रीडेंसी मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जारी आपका प्रमाण पत्र चल जाएगा। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द तहसीलदार से नीचे का रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होना चाहिए, उसका चलेगा। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हर हिज फैमिली नॉर्मली रेजिडेंस। साथियों, सभी आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को भी उनके पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी कि जो भी महिला है उनको अपने पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है, प्रस्तुत करना है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ दे नहीं होगा। पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के यानी कि ओबीसी के हो, वे उक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण के संबंध में यह भी सुनिश्चित कर ले कि निवास स्थान एवं क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र पर सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। इसके अलावा क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं है। क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित पद व आवेदन पत्र पर आवेदन करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण पत्र नवीनतम होना चाहिए। आवेदक को आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंध वर्ग में होना चाहिए। प्रमाण पत्र नियमानुसार माता पिता की आय के आधार पर विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी माता पिता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हो। इसके अलावा आपको आता है विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र। डिसेबल्ड पर्सन्स जो होते हैं उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो आता है। जो इसके लिए पात्र हैं वही अभ्यर्थी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे। वह इसके प्रमाण पत्र में राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त
40% या इससे अधिक विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र संलग्न कर अवश्य भेजें। डिसेबिलिटी आपकी 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, 40% से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आयोग द्वारा उसे विशेष योग्यजन व्यक्ति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। आवेदक निःशक्तता श्रेणी अनुसार निम्न कोड भरें। विशेष योग्यजन उपश्रेणी और विषय कोड क्या है? विशेष योग्य कोड यदि पूरा अंध है, दृष्टिबाधित के लिए, यदि पूर्णतः अंध है तो 1 कोड भरे, अंशतः अंध है, आधा अंधा है तो 2 कोड भरे, और कमजोर दृष्टि है तो 3 कोड भरे। मुख बधिर के लिए, पूर्णतः है मुख बधिर है तो 1 कोड, और अंशतः है तो 2 कोड। एलडी और सीपी, दोनों पैरों से विकलांग है तो 1 कोड, दोनों हाथों से विकलांग है तो 2 कोड, हाथ पैर दोनों से विकलांग है तो 3 कोड, एक पैर से विकलांग है तो 0.4 कोड, एक हाथ से विकलांग है तो 0.5 कोड, दोनों नितंब से विकलांग है तो 0.6 कोड, मांसपेशीय दुर्बलता है तो 0.7 कोड, और MIMDD मानसिक रुग्णता बहुविकलांगता के लिए कोई कोड नहीं भरा जाएगा। इसके बाद आता है आपका अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस लेटर। आप यदि कार्यरत हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे, तो उसके प्रमाण में विभिन्न पदों पर कार्य करने का दिनांक सहित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में वांछित अनिवार्य अनुभव यदि कोई हो तो उसके संबंध में चाहा गया स्पष्ट प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अटैच करें। इसके बाद आता है विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, जो मैरिड कैंडिडेट है। अनमैरिड के लिए ये लागू नहीं है, मैरिड कैंडिडेट के लिए लागू है। यदि आप विवाहित हैं, यानी कि आप मैरिड हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, मैरिटल सर्टिफिकेट साथ में संलग्न करें, और यदि तलाकशुदा है तो इस संबंध में भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। यदि आवेदक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, या अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व संपन्न होने के कारण पंजीकरण से छूट जाता है, तब भी वह इस हेतु पूर्ण विवरण सहित अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करें। सेवारत अभ्यर्थी, जो कि अभी भी आवेदक जो कि सेवा में है, या तो स्थायी है या अस्थायी है, उन्हें अपना प्रमाण पत्र जो है आवेदन पत्र सीधे बोर्ड कार्यालय को भेजना चाहिए। इस संबंध में अपने नियुक्त अधिकारी या विभागाध्यक्ष अध्यक्ष जो आपका हेड है, HOD है, उसको अवश्य सूचित करना चाहिए। और यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी या विभाग अध्यक्ष के माध्यम से भेजता है और वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक के बाद पहुंचता है, तो उस प्रार्थना पत्र पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, भले ही आवेदक ने प्रार्थना पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी को अंतिम दिनांक से पहले प्रस्तुत किया हो। साथियों, अगली चीज़ आती है राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। भारत का नागरिक या सिक्किम, नेपाल, भूटान प्रजाजन या दिनांक 1/1/62 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आए तिब्बती शरणार्थी, या स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य, पूर्व का टंगानिका और जंजाबीर, इन देशों से आए भारत के मूल व्यक्ति वर्ग ग से संबंधित प्रार्थियों को संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। इंडियन है तो कुछ नहीं करना, लेकिन आप इन जगह से आए हैं तो उनको, यानी कि विशेषकर नेपाल, भूटान, या कहें कि वो स्थायी रूप से पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, पूर्वी अफ्रीकी देश, कीनिया, युगांडा से आया है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन्हें जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया गया है नागरिकता का, वह प्रस्तुत करना चाहिए। साथियों, इसके अलावा बात करें तो आवेदक को आवेदन पत्र के साथ कोई भी मूल प्रमाण पत्र तो भेजना नहीं है, ओरिजिनल कॉपी भेजनी नहीं है, जब तक कि बोर्ड द्वारा विशेष रूप से ऐसी मांग नहीं की जाती हो, अन्यथा किसी के मूल प्रमाण पत्र को वापस लौटाने का दायित्व बोर्ड का नहीं होगा। प्रत्येक जो प्रार्थी है, जो कैंडिडेट है, उसका शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, यानी कि उसे मेंटली और फिजिकली उसका स्वस्थ होना आवश्यक है, और उसे किसी प्रकार की चिकित्सकीय परीक्षण हेतु तत्पर रहना होगा, जो कि नियुक्ति करने वाला अधिकारी उचित समझेगा।
बोर्ड जो है, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, किसी भी प्रार्थी को इस प्रकार का परामर्श नहीं देगा कि वह किसी पद या राजकीय सेवा के लिए योग्य है या नहीं है। ऐसे प्रश्नों यथा आयु, शिक्षा, नागरिकता, निवास स्थान आदि के विषयों में प्रार्थी स्वयं विज्ञप्ति के साथ संबंध सेवा नियमों व राजकीय आदेशों में विस्तृत विवरण देख ले कि वे इसके अनुसार योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। इसके अलावा आवेदक को उसके आवेदन पत्र के अंतिम परिणाम को, चाहे उसका चयन किया गया हो अथवा नहीं, बोर्ड द्वारा उचित समय पर सूचना दे दी जाएगी। इसे तो पृथक से प्रयत्न करना आवश्यक नहीं है। यदि इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया गया तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। यदि आवेदक किसी भी स्रोत या साधन द्वारा आवेदन प्रभावित करेगा तो उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई आवेदक जानबूझकर असत्य बातें लिखेगा या कोई तथ्यपूर्ण बात छिपाएगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, और यदि राज्य सेवा में है तो सेवा से भी पृथक कर दिया जाएगा। उक्त रिक्ति व नियमों व शर्तों के अधीन है और उनके अंतर्गत निरस्त की जा सकती है। यदि आवेदक के पते एड्रेस में कोई परिवर्तन है तो बोर्ड को कार्यालय को अवश्य सूचित करें। बोर्ड कार्यालय द्वारा परिवर्तित पते का ध्यान रखा जाएगा। फिर भी परिवर्तित पते पर पत्र मंगवाने की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। किसी सेवा विशेष में आवश्यकता होने पर सेवा प्राथमिकता क्रम, अनुभव या खेल भार हेतु अतिरिक्त प्रपत्र भरवाए जा सकते हैं। इसके लिए संबंध विज्ञप्ति का अवलोकन कर लेवे। साथियों मेरे, ये तो था दिशा निर्देश कि क्या क्या दिशा निर्देश हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। अब बात करते हैं फॉर्म की। ये फॉर्म में भरना क्या क्या होता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र, जो कि आवेदक द्वारा 2 प्रतियों 2 कॉपी में भरा जाएगा। यहाँ पर आपको पोस्टल ऑर्डर चिपकाना है, जो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, जो कि इसकी फीस है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको चिपकाना है। और यहाँ पर आपको आवेदक जो है उसको नवीनतम फोटो विद हस्ताक्षर, आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो चिपकाना है। और यहाँ पर जो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो कि आप पोस्ट ऑफिस से लेंगे, वह 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर यहाँ पर लगाना है। राजस्थान आवेदक पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाए और एक आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो चिपकाए। साथियों ये कार्यालय प्रविष्टि है, आवेदन प्राप्ति की तिथि और प्राप्ति क्रमांक ये आपको जो ऑफिस है राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड वो भरेगा। साथियों मेरे, अब बात आती है यहाँ पर जो आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका रोल नंबर आपको यहाँ प्रविष्ट करना है। जो परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है उसका रोल नंबर, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जिस टाइम पे भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पर आपको एप्लीकेशन आईडी या एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिला होगा, वह यहाँ पर आपको प्रविष्ट करना है। जो मेरिट क्रमांक है केवल अंतिम परिणाम हेतु यह जो आपका लास्ट डेट आया है उसमें मेरिट क्रमांक जो आया वो यहाँ पर प्रविष्ट करना है। जो आप पोस्टल ऑर्डर लगा रहे हो उसका पोस्टल ऑर्डर नंबर यहाँ पर डालना है। जब आपने जिस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण किया है उस एग्ज़ाम की विज्ञापन संख्या, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मिलता है। जब आप फॉर्म भरते हैं उससे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया जाता है, उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है। कितने तो पद कोड जो आपने भरा है और क्या क्रम संख्या है वो लिखनी है। पद का नाम, पोस्ट का नाम क्या है जिसमें आप उत्तीर्ण हुए हैं वो पोस्ट का नाम लिखना है, और किस विभाग की ये पोस्ट है उस विभाग का नाम लिखना है। साथियों मेरे, उसके बाद आता है आरक्षण वर्ग। आप जिस आरक्षण वर्ग से हैं, आप SC से, ST से, OBC से, जनरल से, जिस भी आप आरक्षण वर्ग से हैं वहाँ पर आपको हाँ लिखना है। क्या लिखना है? हाँ। और जो आरक्षण वर्ग आप पर लागू नहीं होता है उसमें आपको क्रॉस करना है। जिस आरक्षण वर्ग से आप हैं वहाँ पर हाँ लिखना है और बाकी को क्रॉस करना है। और 12 जिले के किशनगंज शाहबाज तहसील के कसहरिया को यहाँ पर हाँ लिखना है, बाकी जगह क्रॉस करना है। अगली बात आती है मूल निवास स्थान की। जो मूल निवास व जन्म स्थान प्रमाण पत्र की, तो आपका मूल निवास राज्य कौन सा है, राज्य भरिए। जिला आपका है वो भरिए।
तहसील भरिए। जन्म स्थान आपका कहाँ पर है, राज्य भरिए जन्म स्थान का। जिला कौन सा है जन्म स्थान का, तहसील कौन सी है, ये भरिए। साथियों, यदि आप अतिरिक्त विशेष श्रेणी हैं, विशेष योग्यजन है, जो कोड आपको बताया गया है उसके अनुसार आप निर्देशानुसार कोड भर सकते हैं। यदि आप महिला हैं तो अविवाहित महिला है तो हाँ भरिए, विवाहित है, विधवा, विच्छिन्न, जिस कॉलम में आपका आता है वहाँ पर हाँ भरिए, बाकी में क्रॉस करिए। जो भी आपकी डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र जिस श्रेणी के तहत मिला हुआ है वह श्रेणी भरिए, और उस श्रेणी का एक कोड दिया गया है जैसे 01, 02, 03, तो वो कोड भरिए। आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो हाँ कीजिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो भी हाँ कीजिए, एनसीसी कैंडिडेट है जो इसके पास सी क्लास सर्टिफिकेट है एनसीसी का, वो भर सकता है। यदि आप सेवारत कर्मचारी हैं तो राज्य सेवा कर्मचारी, पंचायती राज सार्वजनिक निगम विभागीय कर्मचारी, राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, जिसमें भी आप सेवारत हैं उसमें हाँ भरिए, बाकी को क्रॉस कर दीजिए। और अगर आप किसी भी सेवा में नहीं है तो सबको क्रॉस कर दीजिए। अब बात आती है आवेदक का पूरा नाम। जो भी आपका पूरा नाम 10वीं बोर्ड की मार्कशीट में लिखा हुआ है वह नाम अपना भरिए। जैसे मेरा नाम VIVAKKUMAR, तो पूरा नाम भरिए, आधा अधूरा नाम नहीं चलेगा। और वह नाम पहले हिंदी में भरो और दोबारा किस में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, यानी कि इंग्लिश के ब्लॉक लेटर्स में बड़े अक्षरों में लिखना है। आवेदक के पिता का नाम लिखना है, फादर्स नेम। आवेदक की माता का नाम लिखना है, मदर्स नेम। यह सब आप 10वीं की मार्कशीट में देखकर भरेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो नाम आपका होगा वही आपने आवेदन करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होगा और वही नाम आपको यहाँ भरना है। आवेदक की जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु कितनी हो रही है वो भरनी है। अधिकतर जब विज्ञप्ति निकाली जाती है उससे अगले वर्ष 1 जनवरी तक की डेट कैलकुलेट की जाती है, उस तक की आवेदक की आयु कैलकुलेट की जाती है। नागरिकता, आप किस देश के हैं, अगर भारतीय है तो इंडियन भरिए, और अगर अन्य देश से आए तो उस देश का नाम भरिए। आपका धर्म क्या है ये आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी वैवाहिक स्थिति, क्या आप अविवाहित है, विवाहित है, विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता है यानी कि तलाकशुदा है, विधवा है, विधुर है या पुनर्विवाहित है, तो वो यहाँ पर हाँ भरिए। जो आप पे लागू होता है उस पर हाँ कीजिए, जो लागू नहीं होता है उस पर क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद आता है विवाह विवरण। यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड होने की स्थिति में हाँ भरिए, और उसमें पति और पत्नी का नाम। यदि आप महिला कैंडिडेट है और मैरिड है तो अपने पति का नाम भरिए, और यदि आप पुरुष कैंडिडेट है और मैरिड है तो अपनी पत्नी का नाम भरिए, वाइफ का नाम भरिए। विवाह की तिथि, किस दिनांक को आपका विवाह हुआ है, विवाह का स्थान, कहाँ पर आपका विवाह हुआ है, पंजीयन संख्या, आपके पास मैरिटल सर्टिफिकेट हुआ उसमें पंजीयन रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन कहाँ पर करवाया है और पंजीयन अधिकारी कौन है। यदि आप विवाहित हैं और विवाहित होने की स्थिति में यानी कि आप मैरिड है और आपके पास संतान यानी कि बच्चे हैं, तो उस स्थिति में आपके जितने पुत्र या पुत्री, सन या डॉटर है, उनका नाम और उनकी जन्म दिनांक आपको भरनी है। और इसमें भरना है कि कुल संतान संख्या 1/6/2002 से पहले की संतान कितनी है और 1/6/2002 के बाद की संतान कितनी है। साथियों, पत्र व्यवहार का पता, इसको आप बिल्कुल साफ साफ भरें, मैं फ़ोन या मोबाइल नंबर के साथ। यानी कि पत्र व्यवहार का पता, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस को पूरा सही से भरें, और साथ में उसके अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। इसी तरह से स्थायी निवास का पूरा पता भर दीजिए। अब बात आती है आपकी शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता बोले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। साथियों, जो परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, जैसे कि आपने मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो परीक्षा का नाम लिखिए। परीक्षा का नाम लिखना है, जैसे 10th उत्तीर्ण किया तो 10th लिखिए। प्राप्तांक, कुल अंक मान लो आपके पास 600 का कुल अंक है और आपके 342 आए तो 342/600 बढ़ना है आपको।
प्रतिशत, प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना बन रहा है, प्रतिशत यहाँ पर भरें। श्रेणी या ग्रेड, कौन सी श्रेणी से आप पास हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या आपको ग्रेडिंग सिस्टम मिला है तो ग्रेड भरिए। कौन से वर्ष में आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है वो भरिए। ऐच्छिक विषय क्या था, 10th क्लास में ऑल सब्जेक्ट्स था या आपका ऐच्छिक विषय कुछ और था तो वो भरिए। कोर्स की अवधि कितनी थी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो कोर्स की अवधि है उसको भरिए। अपना रोल नंबर, जो 10वीं की मार्कशीट में रोल नंबर है उस रोल नंबर को भरें। आपने किस बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है उस बोर्ड का नाम लिखें और साथ ही साथ रोल नंबर क्रमांक अवश्य लिखें, क्रमांक क्या है। साथियों मेरे, यदि आपने 12th क्लास उत्तीर्ण की है तो 12th क्लास उत्तीर्ण करने का आपका जो नंबर है वो भरे। 12th क्लास उत्तीर्ण की है तो 12th क्लास का भरे। यही सारी चीज़ें भरनी है आपको। 12th क्लास परीक्षा का नाम लिखना है, प्राप्तांक और कुल अंक लिखने हैं, प्राप्तांकों का प्रतिशत लिखना है, श्रेणी और ग्रेड लिखनी है, वर्ष लिखना है, ऐच्छिक विषय लिखना है, कोर्स की अवधि लिखनी है, रोल नंबर लिखने हैं, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, रोल नंबर क्रमांक लिखना है। अब बात आती है यहाँ पर साथियों मेरे, जब आपने स्नातक यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट आपने बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी या कुछ अन्य कर रखा है। जैसे कुछ लोगों ने बीटेक किया हुआ है, किसी ने बीसीए किया हुआ है, किसी ने एमसीए किया हुआ है, ठीक है, किसी ने बीबीए किया है, बी फार्मा किया है। तो साथियों स्नातक की डिग्री में जो सारी चीज़ें आती है वो आप परीक्षा जो उत्तीर्ण की है, मान लिया आपने बीटेक किया तो यहाँ पर आप बीटेक भरिए, बीए किया है तो बीए भरिए, प्राप्तांक और कुल अंक भरिए, प्राप्तांकों का प्रतिशत बढ़िए, श्रेणी और ग्रेड भरिए, वर्ष भरिए, ऐच्छिक विषय। यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपका ऐच्छिक विषय जो आपकी ब्रांच है वो ब्रांच का नाम लिखिए। क्या लिखना है, ब्रांच का नाम लिखना है। आपके कोर्स की अवधि, यदि आप लेटरल एंट्री से एडमिशन लिया है बीटेक में तो आपकी 3 वर्ष होगी, और यदि आपने कंटिन्यू 12th के बाद लिया है तो आपकी 4 ईयर्स होगी, यानी कि 4 साल। जितना भी है आपका 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स, तो उसकी अवधि बढ़नी है। यहाँ पर आपको रोल नंबर भरने हैं, जिस बोर्ड से, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसका नाम लिखना है और रोल नंबर क्रमांक लिखने हैं। यदि आप इसके अलावा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अधिस्नातक किया हुआ है तो उसकी सारी डिटेल्स भरनी है, और यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है या पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो इसकी पॉलिटेक्निक की डिटेल्स भरनी है आपको। और यदि आपने अन्य कोई उपाधि ली हुई है, अन्य कोई डिग्री ली हुई है तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। साथ ही उसके बाद आती है इंटर्नशिप। यदि आपने इंटर्नशिप किया हुआ है तो उसमें कितने वर्ष की आपने इंटर्नशिप की, कितने महीने की और कितने दिन की ये आपको भरनी है। साथियों यदि आप का रजिस्ट्रेशन मेडिकल पैरामेडिकल काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में हुआ है तो उस संस्था का नाम लिखिए जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन के आवेदन करने की दिनांक लिखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, रजिस्ट्रेशन की दिनांक लिखिए। यह आवेदन करने की दिनांक अलग है, रजिस्ट्रेशन की दिनांक अलग है। आवेदन जिस दिन आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और रजिस्ट्रेशन जिस दिन आपका हुआ उस दिन की डेट। मान्यता की अवधि कितनी है और विशेष विवरण भी उसका लिख सकते हैं। अब बात आती है जो आपकी पोस्ट है उसके लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञप्ति में यदि दिया गया है कि आपको इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है तो उक्त पद हेतु विज्ञप्ति में कोई अनुभव आवश्यक हो तो उसको लगाना है। तो जिस संस्था या जिस विभाग में आपने काम किया है उसका नाम लिखो, संस्था का पंजीयन संख्या लिखो, संस्था का संस्था में आपने पंजीयन कब करवाया था, वो पोस्ट लिखिए जिस पोस्ट पर आपने उस इंडस्ट्री में काम किया, आपको कितना अनुभव एक्सपीरियंस है, किस डेट से किस डेट तक, ये लिखना है। यहाँ पर नीचे कुल अनुभव भरना है कि कुल अनुभव कितना है आपको, उसका विवरण आपको देना होगा। साथियों यदि अतिरिक्त सूचना, यदि आपने पूर्व की सूचना क्रम संख्या 15 से भिन्न भी कार्य किया है या कार्यरत हो तो उसका विवरण भी लिखें। यानी कि जो पिछले कॉलम में आपने भरा, यदि उसके अलावा भी कोई आपने अन्य कार्य किया है तो उसमें पद का नाम, नियुक्ति, अधिकारी का पद नाम है, विभाग कौन सा है, पद ग्रहण करने की दिनांक क्या है, पद छोड़ने की दिनांक क्या है, स्थायी कर्मचारी था, अस्थायी कर्मचारी था, संस्थाई था, उसका भरना है विवरण। वेतनमान है मूल वेतन संबंधी
श्रृंखला भरनी है, संलग्न संख्या भरनी है। साथियों, इसके अलावा यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण पत्र सहित प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप आयु सीमा से छूट प्राप्त करने का अधिकारी हैं, और नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर क्रॉस भर दें। यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक, विजय चिन्ह प्राप्त किया हो तो जो इस पद के चयन में सहायक हो तो उसका पूर्ण विवरण यहाँ पर भरना है और उसकी संलग्न संख्या भी आपको लिखनी है। यदि आपने ऐसा कोई शोध किया हो या आपकी कोई पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित हो जो इस पद के चयन में सहायक हो तो उसका पूर्ण विवरण भरना है। जो पोस्ट के लिए सहायक है उसका विवरण भरना है, फालतू नहीं भरना कुछ भी। यदि आपको किसी आयोग अथवा बोर्ड द्वारा दंडित, पनिशमेंट, पदच्युत, पद से हटा दिया गया, पदमुक्त, ब्लैक लिस्ट, विवर्जित किया गया हो तो उस परीक्षा का नाम, वर्ष एवं कारण का उल्लेख करें, यानी कि उस विभाग का नाम, पद या परीक्षा का नाम, वर्ष और उसका कारण। उसके बाद आता है आपका शपथ ग्रहण घोषणा पत्र जो आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिए। क्या है कि मैं एतद द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता हूं या करती हूं कि आवेदन पत्र की प्राप्ति या सभी प्रविष्टियां व संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं संपूर्ण है। मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि इस आवेदन पत्र में दी गई कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाए तो बोर्ड द्वारा मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। मैंने बोर्ड के उपबंधों, नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने हेतु वचनबद्ध हूँ। मैंने अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप से सूचित कर दिया है कि मैं इस पद या परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं ये भी घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे दिनांक 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान है या नहीं है। यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसको सिग्नेचर करना है, स्थान लिखना है, डेट लिखना है। ठीक है, ये तो हुई संलग्न सूची प्रपत्र 1 की बात है। अब बात करते हैं संलग्न सूची प्रपत्र 2 की बात है। तो 2 में आपको ये आपका क्रम संख्या है, संलग्न अभिलेख विवरण स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति, ओरिजिनल नहीं, आपकी फोटोकॉपी आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। जारी क्रमांक व दिनांक उसकी और संलग्न संख्या। यदि आपने अंक पत्र मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल लगाई है, जो मार्कशीट आप लगा रहे हैं तो उसका जारी दिनांक, क्रमांक व दिनांक भरना। संलग्न संख्या 1 नंबर पर लगा रहा है, 2 नंबर पर तो उसकी संलग्न संख्या 1, 2, 3 भरनी है। उपाधि प्रमाण पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी 10वीं का, अंक पत्र 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का प्रमाण पत्र, स्नातक यानी कि जो भी आपने डिग्री की है, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसकी मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट, जो ग्रेजुएशन किया है उसका प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसमें आपको जो डालना है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का अंक पत्र, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट। यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको भरना है। डिप्लोमा करने के बाद आपको प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट मिला है उसकी आपको भरना है। अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस लेटर की जानकारी आपको देनी है। मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल आपको भरनी है। जाति प्रमाण पत्र की डिटेल आपको भरनी है। अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो उसकी डिटेल भी आपको भरनी है। और साथियों, यह है कार्यालय की टिप्पणी। उसके बाद आती है कार्यालय की टिप्पणी कि आवेदन पत्र में अंकित सूचना का संलग्न अभिलेखों की प्रति से मिलान किया गया और सही पाया गया। निम्न कमी पाई गई, यदि कमी है तो कमी का स्पष्ट विवरण कार्यालय जो ऑफिस है वो लिखेगा। यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा, नाम लिखेगा और पदनाम लिखेगा। ठीक है, दिनांक के साथ हस्ताक्षर करेगा। अब आता है प्रपत्र 3 जो कि शैक्षणिक या शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र है। यह आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ या हो रहा है तो यहाँ पर जिस भी संस्था में आप पढ़ रहे हैं वह संस्था के संस्था प्रधान या राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर और साथ में सील के द्वारा यह प्रमाण पत्र भरा जाएगा और साथ ही साथ आवेदक के हस्ताक्षर भी यहाँ पर किए जाएंगे। साथियों मेरे, अब आती है अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट। तो ये कार्यालय हेतु है, इसमें आपका रोल नहीं है, प्रपत्र फॉर्म है।
इसमें कार्यालय चेक करेगा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जो उसके सर्वथा अनुरूप है या अनुरूप नहीं है। अभ्यर्थी संबंध कॉलम में टिक कर देगा, ये कार्यालय यहाँ पर टिक कर देगा कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद। ये तो आपको अभ्यर्थी कैंडिडेट को भरना है और उसके बाद ये कार्यालय इस चीज़ को चेक करेगा। ठीक है। उसके बाद श्रेणी के बारे में आपको भरना है कि श्रेणी और वर्ग का, अनुभव का भरना है, आयु, अधिकतम आयु सीमा में विशिष्ट श्रेणियों के द्वारा छूट, इसका आपको भरना है। ये चेक होगा पूरा का पूरा। आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं, किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, जिसे संबंध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है। उक्त प्रावधानों में वर्णित आयु सीमा के छूट के प्रावधान एसेंची नॉन क्यूमुलेटिव, अर्थात अभ्यर्थियों को किसी भी एक प्रावधान में अधिकतम आयु में छूट को लाभ दिया जाएगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर नहीं। साथियों, ये चीज़ है कार्यालय उपयोग हेतु। इसमें आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की तिथि, आवेदन की श्रेणी व उपश्रेणी, आवेदक का मेरिट क्रमांक, ये परिनिरीक्षा टिप्पणी कार्यालय द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा ये भी कार्यालय द्वारा भरा जाएगा कि क्या आवेदन पत्र स्वहस्ताक्षरित व पूर्ण प्रविष्टियों से प्राप्त हुआ, हाँ या नहीं। क्या हस्ताक्षरित 2 फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाए हुए हैं, हाँ या नहीं। क्या आवेदक भरी गई श्रेणी वर्ग हेतु पात्र है। क्या आवेदक ने निर्धारित तिथि से पूर्व शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली है। ये क्या आवेदक वांछित अनुभव पूरा करता है। क्या आवेदक नियमानुसार आयु सीमा में है, आयु सीमा से छूट जाने का कारण। अभिशंसा, आवेदक को स्पष्ट रूप से चयन हेतु अनुमत किया जाए कि नहीं। निम्न कारणों में अस्थायी सशर्त रूप से चयन हेतु अनुमत किया जाए, अपात्र घोषित किया जाए। हस्ताक्षर किए जाएंगे दस्तावेज परिनिरीक्षा अधिकारी द्वारा, दिनांक लिखी जाएगी, नाम लिखा जाएगा और उसका पद नाम भी लिखा जाएगा, पोस्ट का नाम। अब आता है एक अटेंशन फॉर्म। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकाना, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और उसमें सिग्नेचर के साथ। और ये सारा का सारा ब्लॉक लेटर्स यानी कि ब्लॉक कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरा जाएगा। ये पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। दिस फॉर्म विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। साथियों मेरे, इसमें आपको नेम भरना है, अपना नाम भरना, सरनेम भरना, रोल नंबर भरना है और मेरिट नंबर भरना है। उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस भरना है आपका, कि प्रेजेंट एड्रेस वर्तमान पता, होम एड्रेस भरना है स्थायी पता। उसके बाद जो आती है बात पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेज वेयर यू हैव रेसिडेंस फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। यदि आप अन्य कहीं 5 साल तक किसी अन्य जगह रहे तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है, कब से कब तक रहे और कहाँ पर रहे। इसके बाद आती है फादर्स डिटेल, पापा की डिटेल। पापा का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, परमानेंट होम एड्रेस क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, यानी कि वो क्या काम करते हैं, और इफ़ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस। और यदि वह किसी सेवा में है तो वो किस डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पर है, और उनका ऑफिशियल एड्रेस क्या है, वो सब आपको भरना है। अब नेशनलिटी भरनी है, फादर, मदर, हस्बैंड और वाइफ की। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, हस्बैंड और वाइफ का प्लेस। यदि आप विवाहित कैंडिडेट है, मैरिड है, तो आपको हस्बैंड और वाइफ का प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, वो किस राज्य से है, किस जिले से है। साथियों, इसके अलावा आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। एडवर्टाइजमेंट के नॉर्म्स के अनुसार आपकी एज कितनी हो रही है और 10वीं में आप एज मैट्रिकुलेशन कितना है, ये सारा आपको कंप्लीट करना है। प्लेस ऑफ बर्थ भरना है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, स्टेट कौन सा था, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से, यानी कि आप कहाँ से हैं और किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं। और आपके धर्म के बारे में आपको बताना है। और आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, आंसर यस और नो। इफ द आंसर इज यस, स्टेट द नेम ऑफ दियर फॉर्म। ठीक है। इसके अलावा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शोइंग प्लेसेज हैं, जिसमें आपने 15 साल की एज के बाद यदि जिस भी आपने कॉलेज, स्कूल में आप पढ़े हैं उसके बारे में डिटेल भरनी है। सबसे पहले आपकी स्कूल या कॉलेज का नाम आएगा और उसका फुल एड्रेस आएगा।
एंट्रिंग डेट आएगी जिस तिथि को आपने प्रवेश लिया, डेट ऑफ लिविंग जिस तिथि को आपने कॉलेज या स्कूल छोड़ा, एग्जामिनेशन पास किया, उसके बारे में डिटेल आएगी। साथियों मेरे, यदि आप कहीं पर एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट हेल्ड फॉर डिस्क्रिप्शन वर्क बताना है आपका, कब से कब तक है, और फुल एड्रेस लिखना है उस जगह का, उस फर्म का, उस इंस्टीट्यूट का। यदि आपको कभी कोर्ट में किसी काम से बुलाया गया है या आपके बारे में कोई केस है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। यदि है तो यस और नहीं तो नो। 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स जिनका आपको रेफरेंस देना है, जो आपको जानते हैं लोकेलिटी के, उनका नाम लिखना है। ये सब आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, अपना डेट लिखना है और प्लेस लिखना है। और ये जो सर्टिफिकेट है वो गजेस्टेड ऑफिसर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और अदर अथॉरिटी प्रोसीड बाय द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी द्वारा दिया जाएगा। कि ये जिसको आप जानते हो उसका क्या नाम है, नाम के साथ उसका ईयर क्या है, प्लेस क्या है, डेट क्या है। यानी कि लेजिस्लेटिव ये आपको भरा जाएगा। जो भी आपका गजेस्टेड ऑफिसर है वो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देगा, सिग्नेचर करेगा, अपने डेजिग्नेशन लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, रबर स्टाम्प लगाएगा। तो साथियों मेरे, ये कंप्लीट फॉर्म है आपका, जो कि सीधी सी बात की जाए कि क्या नाम है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परीक्षा निरीक्षा प्रमाण पत्र भरने का सही तरीका है। साथियों मेरे, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आपको जहाँ भी किसी भी फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मेरे साथ साझा करें, कमेंट करें, आपको कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलता है एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर।